हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं लेके आया हूं मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला वीडियो। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हमने पढ़ने वाले हैं इसमें कंडक्टिविटी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों, कंडक्टिविटी में काफी बच्चे जानते हैं, हम जो कंडक्टिविटी के लिए फैक्टर मानते हैं फ्लो ऑफ करंट को मानते हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि कंडक्टिविटी क्या है तो आप बोलोगे it is defined as flow of current in a cell। किसी भी सेल में करंट के फ्लो को जो हम फिनोमिनल बोलते हैं वो क्या है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी दो तरह की होती है। पहली कंडक्टिविटी होती है मेटालिक कंडक्टिविटी, जो हम काफी कुछ पहले से भी जानते हैं इसके बारे में। और दूसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों में डिफरेंस बताएं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आर मेन सोर्स, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, आयंस आर मेन सोर्स। यहां पे कोई केमिकल का कोई रोल नहीं है तो हम बोलेंगे नो केमिकल डीकंपोजिशन। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, केमिकल डीकंपोजिशन। यहां पे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कर्नल्स, जो मेटल कैटायंस होते हैं, इन वे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहां पे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, तीन कारण हो सकते हैं। पहला, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट और जो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले आयन है वो आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे। दूसरा होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है कि आयंस का क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। कहीं कैटायन और एनायन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम, और रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और तीसरा हो सकता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या जनरेट हो गई है, विस्कोसिटी। तो ये तीन रीजन यहां पे हो सकते हैं। यहां पे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर या करंट बढ़ाने पर रेजिस्टेंस यहां पे क्या करेगी, बढ़ेगी। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, यहां पे क्या करेगी, इंक्रीज। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, और वो डिक्रीज कर जाएगी। तो देख लीजिए, अभी तक सारा क्लियर है। तो अब हम आगे बात करेंगे। पहला टॉपिक सबको क्लियर। यहां पे हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी दो तरह की है। तो ये तो हम एग्जांपल से समझा देते हैं कि एक लोहे का डंडा सॉकेट में लगाया, स्विच ऑन किया, क्या होगा, छैया छैया, वो क्या है, मेटालिक। लेकिन एक नमक, टेबल पे बहुत सारा नमक रख दिया हमने और उसमें पानी मिला के या उसको गर्म करके इधर से करंट लगा उधर से हाथ लगाया, वहां छैया छैया हुई, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक। क्योंकि वहां नमक NaCl किस में ब्रेक हुआ, Na+ और Cl- में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल के खुद को कर्नल में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रॉन ने करंट फ्लो में सपोर्ट किया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो देखते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वर्ड ज्यादा बेटर है ना। चलो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर तो काफी बच्चे जानते हैं, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो क्या है, R, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम। तो हम बोलेंगे इट इज ऑब्स्टेकल, क्या है ये, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन दी फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसको ओम
ऐसे लिख के भी बोलते हैं, ये आप सिंबल देख रहे हैं। इसके बाद आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का बेटा जो सिंबल होता है वो G होता है। यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं तो सिंबल वाइज MHO, OHM की पावर -1 या साइमन, ये 4 यूनिट्स हैं इसकी। ये है क्या? इट इज एबिलिटी टू अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम यहां पे कपा की बात करेंगे, कपा कह रहा हूं, जी की बात करेंगे, तो जी बेटा क्या होगा आपका 1/r। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे क्या आता है? थर्ड पार्ट 1 2। अब क्या आएगा बेटा? थर्ड पार्ट। जब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी। और इसका सिंबल होता है रो। क्या सिंबल होता है? रो। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो जरा देखते हैं ये होता क्या है कि जब भी हम किसी सेल को बनाते हैं, मान लीजिए एक ही कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली और इन इलेक्ट्रोड्स में हमने जो डिस्टेंस ली वो क्या है? L। और इनका जो एरिया है वो सर्कुलर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हमने क्या लिया? πr²। तो इस वक्त इनके बीच में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। हम बोलते क्या है? एज वी नो दैट, असली बात बताता हूं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? L के। L मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। किसके? L के। और L का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लीजिए। दूसरा वो A के क्या होती है? इनवर्सली। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या नोटिस करते हैं कि जो R है वो L और A का एक तरीके से रिलेशन बनाता है। जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसी कांस्टेंट को हम रो बोलते हैं। अब आगे समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं L को 1 मीटर और A को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं तो R किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। हाँ या ना? है ना? या मीटर की जगह अगर हम सीजीएस फॉलो करते हैं तो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, है ना? अब आप नोटिस करिए कि अगर मैं एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करूं सीजीएस सिस्टम में तो एरिया यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? ml। और 1 ml के रेस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी। तो मैं यहां पे एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं, वो देखते हैं। हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक resistance developed in a cell when distance between two electrodes is 1 centimeter and area, इसलिए हम इसको ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कह सकते हो इट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेल हैविंग 1 ml ऑफ electrolyte. It is resistance of a cell having 1 ml of electrolyte.
electrolyte. It is resistance of a cell having 1 ml of electrolyte. चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम रेसिस्टिविटी के बाद पॉइंट नंबर 4 पे जा रहे हैं और हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऐसे लिखा जाता है, इसको कपा कहा जाता है। ये है क्या? इट इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। बात नंबर 1। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम, MHO मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, MHO सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इसके लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक तो हो गया इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी और दूसरा इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैथमेटिकली कपा जो होता है वो 1/ρ का क्या होता है? इनवर्सली। जो कपा होता है वो 1/ρ का क्या होता है? इनवर्सली। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चलिए समझते हैं। तो हम बोलेंगे एज वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R A अपॉन में L क्या होता है? रो। बट कपा इज इक्वल टू क्या है? 1/ρ, 1/RA बाय L। तो आप लिख सकते हो कपा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/R और ये हो गया L अपॉन ए। तो कपा इज इक्वल टू G और L अपॉन ए को हम नया नाम देंगे, इसे हम कहेंगे सेल कांस्टेंट। तो G स्टार अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सेल कांस्टेंट। और ये है क्या? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख लीजिए, क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। बिल्कुल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? साइड और एक बार लिख लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए एक बार देख लीजिए। हमने अभी तक बेटा टोटल स्टार्टिंग से देखिए तो बताया आपको कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी में मेटल और एक दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें हमें पढ़ना कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक। इसके बाद आगे हमने आपको बताया रिफ्रैक्टर्स, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद आया था रेसिस्टिविटी और उसको एक्सप्लेन किया, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया। फिर आया कंडक्टिविटी, जिसको हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम दिया। और इन दोनों में रिलेशन निकालते वक्त हमें एक नई चीज पता चली जो कि है सेल कांस्टेंट। वहीं पे अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की। तो हम देख सकते हैं, अभी हमने बोला कि जो G स्टार है वो क्या है? L अपॉन ए। तो अगर इसकी यूनिट मीटर है और इसकी मीटर स्क्वायर है तो यूनिट आ गई मीटर इनवर्स। और अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर के कंसेप्ट में लेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट आपको जाननी जरूरी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 क्या है? अब बात करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी की। अब आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपसे कोई कहे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी में लैम्डा m इसका सिंबल होता है। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अभी से याद कर लीजिए, या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जैसा भी अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो दोनों में लिख दीजिएगा। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम वाली यूनिट है। एक्चुअली यूज ये एसआई और ये सीजीएस यूज ये वाली ज्यादा होती है, क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में मिलता है? एमएल में। तो अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में।
तो हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductivity having VmL of electrolyte having 1 mole of it या 1 mole concentration। 1 mole concentration की कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम को कहीं ना कहीं कपा इंटू वी बोला जाता है। अब यहां पे हमें बहुत बड़ी चीज सीखनी है तो इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं। चलो अब हम बात करेंगे वी क्या है, वॉल्यूम इन एम एल। लेट्स वी हैव एम मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स 1 लीटर मतलब 1000 ml इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू क्या है, एम मोल। ठीक है, तो 1 मोल के लिए अगर मैं निकालूं तो 1000 अपॉन में ml आ जाएगा। तो 1 मोल के लिए वो वॉल्यूम जो ml में आता है उसी को हम क्या मानते हैं, v। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू कपा और v क्या है 1000 अपॉन में m। अब m का जो खेल है वो ये है कि हम उसको m मोल भी ले सकते हैं और m मोल पर लीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मोल पर लीटर होता है वही मोल के इक्विवेलेंट है। जैसे 4 मोल पर लीटर है तो मोल्स ऑफ जो अवेलेबल होंगे उस सब्सटेंस के वो 4 मोल ही होंगे। तो यहां हम m को जो अज्यूम करेंगे वो क्या मान लेंगे, मोलैरिटी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो 1000 इंटू कपा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी क्या निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। मैं साइड हो रहा हूं, एक बार नोट कर लीजिए इसे, तब हम आगे बढ़ेंगे। चले ओके, अब आते हैं 7th पॉइंट पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा नॉट एम के नाम से जानते हैं। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग इनफाइनाइट dilution, during infinite dilution the concentration of electrolyte decrease and molar conductivity increases। and molar conductivity क्या करती है, increases। In such conditions, molar conductivity is known as limiting molar conductivity। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन m क्या करता है, इंक्रीज, सॉरी m क्या करता है, डिक्रीज। तो लैम्डा m क्या करता है, इंक्रीज। और इंक्रीज करते करते जब वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है तो उसी का नाम क्या हो गया, लैम्डा नॉट m। उसी के ऊपर एक लॉ बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कोलरास्क लॉ, कोलरास्क लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बड़ा ही छोटा सा लॉ है। कोलरास्क लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन द limiting molar conductivity of an electrolyte
इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब ये लॉ कहना चाहता था इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैटायन और एनायन आपस में लगभग सेम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी दोनों एक ही बातें रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बी किस में ब्रेक हुआ, ए प्लस और बी माइनस में, तो लैम्डा नॉट एम ऑफ ए बी अगर आपको निकालना हो तो लैम्डा नॉट एम ऑफ ए प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ क्या आ जाएगा, बी माइनस। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। इज दिस क्लियर? कोलरास्क लॉ सबको क्लियर है? कोलरास्क लॉ ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे 9th पॉइंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो हम लिखते हैं ड्यूरिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन and normal condition there is ratio of molar conductivity and limiting molar conductivity, limiting molar conductivity known as degree of dissociation। मतलब जो अल्फा है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। अब आते हैं 10th पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आप केसी कहते हो और ये इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये वही है। तो हम बोलेंगे दिस कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एज केसी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5%, मतलब 0.05 गिवन हो। तो इस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगला वीडियो लेक्चर बनाएंगे और आपके साथ मिलके उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू सो मच।